नमस्ते फ्रेंड्स। साइंस बाय सूर्यवीर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। इसका मतलब है कि श्वसन का नियंत्रण जो है किस प्रकार से होता है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो देखो, श्वसन का नियंत्रण हमारे होता है मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स। हमारे ब्रेन में दो भाग होते हैं, उसके द्वारा हम श्वसन का नियंत्रण करते हैं। यानी कि किस प्रकार से हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस करते हैं उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। तो देखो, हमारे ब्रेन में एक भाग होता है, उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। ये है मेडुला मेडुला ऑब्लिगेटा। ओके फ्रेंड्स, और इसके पास में ही एक भाग होता है, उसे हम बोलते हैं पोन्स। देखो, हिंड ब्रेन जो होता है, पश्च मस्तिष्क, उसके तीन भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। क्या होता है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। तो ये क्या हो गया इसके साइड में? पोन्स। क्या हो गया फ्रेंड्स? पोन्स। क्या हो गया? पोन्स हो गया। अब यहाँ पर ये जो मेडुला ऑब्लिगेटा है, इसमें पाया जाता है क्या? आरआरसी। क्या पाया जाता है? आरआरसी। और आरआरसी को ही क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसका मतलब श्वसन लय केंद्र। एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है? श्वसन लय केंद्र। अब देखो, ये क्या कहां पर है? मेडुला ऑब्लंगेटा में। और मेडुला ऑब्लंगेटा कहां स्थित है? हमारे ब्रेन में। ओके फ्रेंड्स, अब इस आरआरसी से सिग्नल प्राप्त होते हैं किसको? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ई आई सी एम। और किसको फ्रेंड्स? डायफ्राम पेशी को। क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं कि इंस्पायरेशन जब हम करते हैं, अंतः श्वसन यानी कि सांस को जब हम अंदर लेते हैं, वह इंस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ईआईसीएम यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में और डायफ्राम में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जिससे क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। अंदर का प्रेशर जो है घट जाता है और बाहर का प्रेशर बहुत अधिक रहता है, तो सांस को जो है हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो डायफ्राम इस प्रकार से रहता है, अब इसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। तो फ्लैट हो जाएगा तो इतना एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो पूरा वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। अब अंदर क्या हुआ कि प्रेशर लो हो गया और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो वायु बाहर से अंदर की ओर आएगी। इसमें क्या होता है, एक तो ये इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो भी बाहर और ऊपर की ओर हो जाती हैं अंतः श्वसन में, और ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है। ये सब हमने पढ़ा, लेकिन ये होगा कब? ये होगा तब जब आरआरसी यानी श्वसन लय केंद्र, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के द्वारा सिग्नल प्राप्त होगा किसको? ईआईसीएम और डायफ्राम को। जब तक आरआरसी के द्वारा ये सिग्नल प्राप्त नहीं होगा डायफ्राम को और ईआईसीएम को, तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में और डायफ्राम में, और अंतः श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल रहती है? ब्रेन से। वैसे मेडुला ऑब्लिगेटा वो होता है, वह पार्ट होता है ब्रेन का जिसके द्वारा सारी की सारी नॉन वॉलेंटरी जो प्रोसेस होती हैं, जैसे श्वसन का नियंत्रण है, ठीक है, हार्ट को कंट्रोल करना है, भूख प्यास का केंद्र है, ठीक है, वॉमिटिंग का केंद्र भी इसी में होता है। तो ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण रहता है फ्रेंड्स, वो भी किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा है, होता है। ठीक है, तो आरआरसी के द्वारा सिग्नल प्राप्त होंगे किसको? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को, और उनमें संकुचन होगा। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि इसके पास में ही एक स्थित होता है एक भाग, उसे हम बोलते हैं पोन्स। और इस पोन्स में दो केंद्र उपस्थित होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यू एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक केंद्र। और दूसरा होता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक केंद्र, न्यूमोटैक्सिक केंद्र। अब एक बात बताओ, एनसीईआरटी में एपन्यूस्टिक सेंटर के बारे में नहीं लिखा हुआ है 11th में, ठीक है, इसमें केवल न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में ही दे रखा है। तो बताओ श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण तो किसके द्वारा किया जाता है? आरआरसी के द्वारा, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके साइड में ये जो पोन्स नामक भाग होता है, इसमें दो केंद्र उपस्थित होते हैं। पहला होता है एपन्यूस्टिक सेंटर और दूसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब देखिए होता है क्या कि ये जो एपन्यूस्टिक सेंटर होता है ये पॉजिटिव मैसेज भेजता है किसको? आरआरसी को। कैसा? पॉजिटिव। और ये क्या करता है कि आरआरसी को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि भाई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में संकुचन कर दे, ताकि क्या हो जाएगी? अंतःश्वसन की प्रोसेस। तो ये क्या करता है? अंतःश्वसन को प्रेरित करता है, अंतःश्वसन का प्रेरण। अब अंतःश्वसन कब होगा? जब ईआईसीएम और डायफ्राम में संकुचन होगा। वो कौन करेगा? आरआरसी। और आरआरसी को पीछे से कौन पुश करेगा ये काम करवाने के लिए? आरआरसी को ये काम करवाने के लिए एपन्यूस्टिक केंद्र जो पोन्स में उपस्थित होगा वो उसको स्टिमुलेट करेगा बार बार। कौन? एपन्यूस्टिक सेंटर। किसको? आरआरसी को। जल्दी जा, इंस्पायरेशन करवा। और क्या होगा इंस्पायरेशन में? ईआईसीएम और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और अंतःश्वसन हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे जो सेंटर उपस्थित होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? अंतःश्वसन की प्रक्रिया होती है, इसमें देरी ला देता है। इसीलिए इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन कहते हैं। अतः ये कैसा मैसेज भेजेगा फ्रेंड्स? तो ये भेजेगा नेगेटिव मैसेज। अरे किसको भेजेगा नेगेटिव मैसेज? आरआरसी को। श्वसन लय केंद्र को जैसे ही नेगेटिव मैसेज प्राप्त हुआ, ये क्या करेगा? अंतःश्वसन की जो प्रक्रिया होगी उसको धीमे कर देगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? अंतःश्वसन की प्रक्रिया में देरी कर देगा, और जब अंतःश्वसन रुक जाएगा तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, वो जो है CO2 बाहर निकल जाएगी, और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी बहिश्वसन हो जाएगा। तो अंतःश्वसन को तो कौन प्रेरित कर रहा है? एपन्यूस्टिक सेंटर। और बहिश्वसन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्योंकि ये क्या कर रहा है? अंतःश्वसन में देरी कर रहा है। तो अंतःश्वसन में जब देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो ये क्या करता है? बहिश्वसन का प्रेरण। क्या करता है? बहिश्वसन का प्रेरण। बहिश्वसन का प्रेरण। ओके फ्रेंड्स, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? उसके नहीं, अब क्या है कमाल की बात क्या है, देखो मैं आपको बताऊं कि इसको इसी आरआरसी जो है इसी के नीचे उपस्थित रहता है एक और पॉइंट, उसको हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर जोन। क्या होता है? रसायन संवेदी क्षेत्र। ये भी कहाँ है? ब्रेन में। इसके ही एडजेसेंट में उपस्थित रहता है, किसके? आरआरसी में। अब ये जो क्षेत्र है वो बताओ किसके लिए संवेदी है? ये संवेदी होता है फ्रेंड्स CO2 और H+ के लिए संवेदी रहता है, यानी कि CO2 और H+ का इस पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब क्या होता है कि इस मेडुला ओब्लंगेटा के नीचे एक कैरोटिक आर्टरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक कैरोटिक आर्टरी। ये देखो, यहां पर पाई जाएगी एक कैरोटिक आर्टरी। इसको ही हम बोलते हैं कैरोटिक आर्टरी, यानी कैरोटिक धमनी। और धमनी में क्या होता है बताइए? ब्लड। रेड कलर से कर देते हैं इसको, क्योंकि इसमें आता है क्या?
ब्लड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आएगा क्या, ब्लड। अब जैसे ही अब ये कीमो रिसेप्टर जोन यानी रसायन संवेदी जो क्षेत्र है वो CO2 और H+ के लिए क्या होगा, संवेदी होगा, सेंसिटिव होगा। और इसके नीचे हमारे क्या है, कैरोटिक आर्टरी, ये रही कैरोटिक आर्टरी। अब जैसे ही ब्लड में CO2 और H+ की मात्रा बढ़ जाती है, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और CO2 की कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगी, तब क्या होगा कि यहाँ पर इसकी जो कैरोटिक आर्टरी है इसके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। किसके रिसेप्टर्स हैं ये, CO2 और H+ के रिसेप्टर्स। कहां पर उपस्थित होते हैं, कैरोटिक आर्टरी के ऊपर। इस कैरोटिक आर्टरी के ऊपर यानी कैरोटिक धमनी के ऊपर ये ग्राही उपस्थित होते हैं। क्या फ्रेंड्स, ग्राही। अब ये ग्राही क्या काम करते हैं कि जैसे ही रक्त में यानी कि धमनी में या पूरे रक्त में CO2 और H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, तब ये ग्राही एक्टिव हो जाते हैं। और ये ग्राही जो इस धमनी पर उपस्थित हैं ये सिग्नल भेजते हैं किसको, किसको, कीमो रिसेप्टर जोन को। ये कीमो रिसेप्टर जोन को सिग्नल भेजते हैं और सिग्नल भेजने पर क्या होगा कि रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि CO2 और H+ की मात्रा बढ़ जाएगी। जब CO2 और H+ की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी तो इससे जो सिग्नल जाएंगे ग्राही के द्वारा कीमो रिसेप्टर जोन में, जो सिग्नल जाएंगे वो सिग्नल रेस्पिरेशन की दर को बढ़ा देंगे। क्योंकि भाई ब्लड में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए रेस्पिरेशन करो। जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी, इसलिए CO2 को हमें कम करना है और CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका है इसलिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि CO2 और H+ की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है तो इंस्पायरेशन तो श्वसन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो CO2 और H+ की मात्रा जब हमारे रक्त में बढ़ जाती है तब श्वसन की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमारा रेगुलेशन होता है किसका, श्वसन का। ओके फ्रेंड्स, देखो रेगुलेशन RRC यानी श्वसन लय केंद्र के द्वारा किया जाता है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, सिग्नल भेज करके EICM को और डायफ्राम को। ये दोनों क्या हैं, मसल्स हैं या पेशियां हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, अनुशीतलन होगा। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होगा तो अंतः श्वसन होगा और अनुशीतलन होगा तो क्या होगा, बाह्य श्वसन होगा। ठीक है, अब इस RRC को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ स्थित हैं, पोन्स में। जब एपन्यूस्टिक सेंटर मैसेज भेजेगा या सिग्नल भेजेगा RRC को तो पॉजिटिव सिग्नल प्राप्त होगा और अंतः श्वसन की प्रक्रिया हमें संपन्न होती हुई दिखाई देगी। और जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव होगा तब ये कैसा मैसेज भेजेगा, नेगेटिव मैसेज, किसको, RRC को। ठीक है, और जब ये नेगेटिव मैसेज भेजेगा तो क्या बोलेगा, रुक जा थोड़ी देर, यानी कि RRC को इनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए रोकेगा। सीधी बात बोलूं तो अंतः श्वसन की प्रक्रिया में देरी लाएगा। और जब अंतः श्वसन की प्रक्रिया में देरी होगी तो बहिश्वसन हो जाएगा ना। और जब बहिश्वसन होगा, इसीलिए हम इसको, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन, यानी अंतः श्वसन। अंतः श्वसन की प्रक्रिया को रोकता है। ठीक है, वरना ये एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो क्या करता है, इसको बोलता है हेलो भाई जल्दी जाओ इंस्पायरेशन करवाओ, यानी कि सांस अंदर लो। और जब इससे मैसेज या सिग्नल प्राप्त होंगे तब ये क्या करेगा, अरे RRC रुक जा भाई, इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में देरी ला। तो ये जो RRC होगा वो इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में देरी ला देगा। तो इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में देरी ला देगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। और उसी के नीचे उपस्थित होता है कीमो रिसेप्टर्स जोन, जो CO2 और H+ के लिए क्या रहता है, संवेदी या सेंसिटिव रहता है। अब इसका जो मेडुला ऑब्लिंगेटा का संपर्क जो है वो रहता है कैरोटिक धमनी से, और धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध ब्लड। तो जैसे ही इसमें जो ब्लड है, इस ब्लड में CO2 और H+ की कंसंट्रेशन या मात्रा बढ़ जाती है तो इसके ऊपर उपस्थित होते हैं रिसेप्टर्स या ग्राही। ये रिसेप्टर्स या ग्राही एक्टिव होंगे और एक्टिव होकर के रसायन संवेदी जो जोन होगा, कीमो रिसेप्टर जोन होगा, उसको क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। और कीमो रिसेप्टर जोन जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, श्वसन की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 पहले ही बढ़ चुकी है। और CO2 बढ़ जाएगी तो क्या चाहेगी हमारी बॉडी, ये चाहेगी CO2 की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है, श्वसन की प्रक्रिया बढ़ा देनी
चाहिए। इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। कब? जब CO2 और H+ यानी हाइड्रोजन आयन और CO2 की सांद्रता ब्लड में बढ़ जाती है तो रसायन संवेदी यौन क्या करता है? श्वसन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। जब हम जल्दी जल्दी श्वसन करेंगे इसका मतलब ब्लड में CO2 और H+ की मात्रा बढ़ गई है। ओके फ्रेंड, तो ये रहा हमारा रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की शानदार और बढ़िया जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।